हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड का एसएसटी पेपर। एसएसटी पेपर में हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं और हिस्ट्री चैप्टर शुरू करेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं। अगर आप इस पूरा लेक्चर को देख के जाते हैं ना, तो बिहार बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है ना, तो भाई कमेंट खुला हुआ, कुछ भी आप बोल के जा सकते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम हर चैप्टर का हम थ्योरी कराएंगे आपको, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर जाके सब्जेक्टिव। इसलिए इस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो यूरोप जो है एक महादेश है। और यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद क्या है, वो आपको एग्जाम में आ सकता है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये नोट्स हम खुद से बनाए हुए हैं और पूरा आसान भाषा में। आप ये नोट्स देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझने में आसानी से आ जाएगा एक बार में। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहन बनाती है। आगे देख रखा हुआ है, आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, 1779 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का सैन्य अभियान, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सब क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद विकास हुआ इसी सब के कारण। ये 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है 1789 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। कौन सब कारण है? देखिए एकदम आसान भाषा में। समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ था। पादरी, कुलीन, निम्न वर्ग। सबसे ऊपर होते थे पादरी, उसके नीचे कुलीन, खेतों में काम करने वाले सब, और निम्न वर्ग जो मजदूर वर्ग होते थे। तो आपसे क्वेश्चन आगे ऑब्जेक्टिव में ये सब भी आएगा कि फ्रांसीसी क्रांति में कितने वर्ग में बांटे हुए थे? 3 वर्ग में, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। आगे है तीनों वर्गों के बीच काफी और असमानताएं थी, बहुत ज्यादा अंतर थी तीनों वर्ग में। फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब है जिसके मन में भाव प्रेम ना हो, उसको निरंकुश कहते हैं। आगे है तो फ्रांस का राजा कौन था, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा आपसे। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। और कैसा राजा था? निरंकुश राजा था। आगे बोल के रखा हुआ है फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। यही सब कारण था। क्या चीज? फ्रांस का क्रांति होने के कारण। तो आपसे जब एग्जाम में पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है, तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि वो 3 वर्ग में बटा हुआ था, तीनों वर्ग में बहुत ज्यादा अंतर था, और फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश राजा था और फ्रांस के लोगों पे बहुत ही अधिक टैक्स का बोझा अधिक हो गया था। आगे है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। क्या परिणाम हुआ उसका? लुई 16वां के राजशाही का अंत हो गया, जनतंत्र का स्थापना और यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार। ये सब आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसको एक बार देख लीजिए, पूरा डिवीजन हो जाएगा। आगे नेपोलियन युग। नेपोलियन युग किसको बोलते हैं? आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में, नेपोलियन युग किसे कहते हैं? अब पूरा मैंने फिगर के साथ ये पूरा नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। नेपोलियन युग किसको कहते हैं, अब ये भी बता सकते हैं। 1804 से लेके 1815 ईस्वी तक के काल को नेपोलियन युग कहते हैं। तो नेपोलियन 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया और 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया।
तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में क्या वो हार गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देकर रखा हुआ है। आगे है, मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया। तो नेपोलियन को कैद कर किस जगह रखा? सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। तो नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ? 1821 में। आगे है मेटरनिख युग। तभी आपको जस्ट बताएं 1815 से लेकर 1848 तक किसका युग? मेटरनिख युग। अब पहले था नेपोलियन युग। तो नेपोलियन युग कितना था? अब बताइए, अभी जस्ट पढ़े हैं। मेटरनिख युग 1815 से 1848 तक। यूरोप की विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन का नाम से जाना जाता है। आगे है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की। आगे है, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी शासक था। गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। आगे है, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। तो कई राज्यों में मेटरनिख अपना शासन रखने के लिए कई राज्यों में क्या क्या बांट दिया। तो इटली में अपना प्रभाव रखने, तो इटली को किस में बांट दिया मेटरनिख? तो ये देखिए आपको यहाँ देकर रखा हुआ है। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्ता कायम हुई। पड़मा, मोडना, टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। और है जेनेवा और पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे जर्मनी में। ठीक, आगे है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर भी सकते हैं, व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। और सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन का जो एग्जाम में पूछने लायक, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला को सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है, (1830) 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसका कारण मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, चार्ल्स का निरंकुश शासन, चार्ल्स द्वारा जनतंत्रवादी भावना, उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। अभी आपने पढ़ा 1830 फ्रांसीसी क्रांति के कारण, और यहाँ है आपका उसका परिणाम। तो उसका परिणाम क्या हुआ? चार्ल्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, भाग गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। अलेयंस वंश के लुई फिलिप का शासक बना। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। मेटरनिख व्यवस्था को चुनौती। आगे है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। 1848 के फ्रांसीसी कारण क्या है? लुई फिलिप की कमजोर नीति। लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाया। लुई फिलिप के द्वारा जो है गीजों को प्रधानमंत्री बनाया।
वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, पूंजीपति वर्ग के साथ रखना, असफल विदेश नीति, बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना। आगे है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। तो उसका क्या परिणाम हुआ? पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ, द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई, लुई नेपोलियन III का फ्रांस का सम्राट बनना। आगे है 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित था। तो 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित था। 19वीं सदी आप लोग समझते हैं ना, मतलब 1800 से लेके 1899 तक को बोलेंगे 19वीं सदी। सवई जो थे सर्डिनिया, राजा लोमांडी वेनेसिया, कहाँ का? ऑस्ट्रिया। सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड। उसके बाद है पेपल पोप। पद्मा हेवंसबर्ग राजवंश। मोडेना हेवंसबर्ग राजवंश। टस्कनी हेवंसबर्ग राजवंश। नेक्स्ट देख रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। इटली के एकीकरण में बाधक तत्व कौन से थे? इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली छोटे छोटे राज्य में बहुत सारा बटा हुआ था, इसलिए इटली के एकीकरण में ये सब बाधा थी। आप कमेंट करके बताइए कि इटली कितने टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरा पॉइंट है इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। तो ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस ये सब विदेशी राज्य था, बार बार इसको हस्तक्षेप करता था, रोकता था एकीकरण करने से। आगे है पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। ये किसका इच्छा था? पोप का। पोप जान ही रहे, जो चर्च में जो पूजा करवाते हैं उसको पोप बोलते हैं। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। तो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन सब है? राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्य में गठन, मिस पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडन, वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच, नागरिक आंदोलन, मेजेनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान। इटली के एकीकरण में किसका योगदान? मेजेनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का। अब मेजेनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेजेनी, आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा मेजेनी के बारे में, मेजेनी कौन था? आप जितना थ्योरी बता रहे हैं ना, ये थ्योरी से आप सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं, जितना सब्जेक्टिव आप सारा लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेजेनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजेनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। 1830 में मेजेनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजेनी को इटली से पलायन करना पड़ा, मतलब मेजेनी को इटली छोड़ के भागना पड़ा। आगे है मेजेनी में 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। तो मेजेनी 1831 में क्या किया? यंग इंडिया नामक संस्था का स्थापना किया। आप लिख सकते हैं कि मेजेनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। 1830 में इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन उसको पलायन करना पड़ा। फिर मेजेनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। मेजेनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का भी स्थापना किया। आगे है 1848 में मेजेनी पुनः इटली आया। 1848 में मेजेनी पुनः इटली आया। मेजेनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक क्या कर रहा था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक यहाँ पे सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था
चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। पोप जो है इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मेजनी पुनः पलायन कर गया। मेजनी 1848 में फिर से उसको भागना पड़ा, क्योंकि पोप चाहता था इटली क्या रहे, धर्मराज बनता मतलब बना रहे। आगे बात करते हैं काउंट काबूर का। सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एनेमुल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो सर्डिनिया पिडमाउंट जो शासक था, सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था विक्टर एनेमुल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विक्टर एनेमुल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। 1853 से 54 के क्रिमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया। काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन 3 से 1 कूटनीतिक संधि का ऑस्ट्रिया को पराजित किया। काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा कर लिया। फ्रांस को मदद करने के बाद में काउंट काबूर ने निस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया और 1860-61 तक काउंट काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया। आगे है 1862 तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया गया। तो दक्षिण इटली में किसको मिला लिया? उत्तरी इटली में जो था सभी रियासत को मिला लिया सिर्फ रोम को छोड़कर, और दक्षिण इटली में रोम था वेनेसिया को छोड़कर बाकी सभी को मिला लिया। अब आगे हम बात करेंगे गैरीबाल्टी की। गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था जो मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काउंट काबूर ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षकार बन गया। गैरीबाल्टी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। बहुत अच्छा काम किया। गैरीबाल्टी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया तो काउंट काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। गैरीबाल्टी जब रोम पर आक्रमण करने के लिए सोचा तो काउंट काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्टी की भेंट काउंट काबूर से हुई और वहाँ क्या किए, दोनों डांस तो नहीं करेंगे, और वहाँ दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एनेमुल को दे दिया। 1862 में गैरीबाल्टी की मृत्यु हो गई। तो गैरीबाल्टी की मृत्यु कब हुई? 1862 में। 1871 में फ्रांस पर्सा युद्ध के दौरान विक्टर एनेमुल ने रोम को इटली में मिला लिया और रोम अपना राजधानी घोषित कर दिया। आगे है इटली के एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। आगे है जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व। तो जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट तथा दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुमूल्य क्षेत्र थे। तो उत्तरी जर्मनी कौन थे? प्रोटेस्ट। दक्षिणी जर्मनी कौन थे? कैथोलिक। राष्ट्रवाद का भावना का अभाव था। यहाँ राष्ट्रवाद का भावना का बहुत ही ज्यादा कमी था। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया। बुद्धिजीवियों और कलाकारों जैसे हेगेल, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब, ग्रीम द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव। 1834 में व्यापारियों द्वारा जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का निर्माण। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा ब्रुसेन
सेप्ट नामक संस्था की स्थापना, मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून का कालस्वाद के आदेश, विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क, अब बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क जो था पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हेगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हेगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लोह का नीति का अवलंबन किया। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा, रक्त एवं लोह का नीति किसने दिया? आप फटाक से बोलिएगा भाई बिस्मार्क। आगे 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को क्या किया? पराजित किया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से स्लेस्विक और होल्स्टीन को डेनमार्क से छुड़ाया। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ उसको सेडोवा का युद्ध कहते हैं। तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। अगला आगे है, सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई तथा पर्सा से प्रभुत्व समाप्त हुआ। आगे बिस्मार्क यहाँ फोटो आप देख सकते हैं। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हेगल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लोह का नीति का अवलंबन किया। 1864 में पर्सा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। बिस्मार्क ने स्लेस्विग पर जर्मन का अधिकार एवं होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व माना। होल्स्टीन की जर्मनी आबादी को छोड़कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस के युद्ध से माहौल का निर्माण किया। 1870 में फ्रांस पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। तो 10 मई 1871 को फ्रांस पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। कब हुआ? 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1871 में किसका एकीकरण हुआ? जर्मनी का। आगे है यूनान। यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यूनान के यूरोपियन सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप, आपसे पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था। आगे है, ये सब बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप एक से दो बार देख लीजिएगा ना, पूरा हिस्ट्री पे एकदम राज होगा। एकदम पूरे 10 क्लास का ये जो हिस्ट्री है पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है, यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हिरेत्रिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यूनान के स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांती के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक के संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तीनों की संयुक्त सेना नवारियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। युद्ध में मिस्र और तुर्की बुरी तरह पराजित हुई।
1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया। तो आपसे पूछेगा एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832। आगे है हंगरी। हंगरी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया। हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? कोसुथ और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया। 31 मार्च 1848 को हंगरी को ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। 31 मार्च 1831 को हंगरी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। आगे अब बात करते हैं पोलैंड का। पोलैंड पर रूस का प्रभुत्व था। पोलैंड पर रूस का प्रभुत्व था। इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, क्योंकि जर्मनी बोल के रखा हुआ था। हिटलर बोला कि हम रूस को बोला कि हम आपको पोलैंड जीत के देंगे, उसके बदले आप हमको गेहूं दीजिए। तो रूस भी तैयार हो गया और जर्मनी से क्या किया, हिटलर जो था जर्मनी का शासक, वो पोलैंड को जीत के दिया और उधर से वो गेहूँ दिया। रूस जब गेहूँ वापस ले भी लिया जर्मनी, हिटलर ले लिया गेहूँ, और फिर जाके क्या किया, पोलैंड से हिटलर क्या किया, पूरा खदेड़ के उसको भगा दिया और चला था फिर जाकर आधा रूस कब्जा करने के लिए। और जब ठंडी जब आया तो हिटलर का जो सैनिक था सब वहीं रह गया रूस में जम के, लेकिन रूस का आर्मी तो हैबिट था और वो क्या किया, और फिर जाके पूरा इसको पीछे किया इसको। तो इसके बारे में पूरा लंबा चौड़ा इतिहास कहानी है, वो बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मेन टॉपिक पे बात करते हैं। आगे है 1848 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड आज़ाद हुआ। तो यहाँ हम बात करने वाले थे पोलैंड पर रूस का प्रभुत्व था। 1830 में पोलैंड में भी रूस से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया। और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड आज़ाद हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, आपको अच्छे से पता होगा, 1914 से 1918 के बीच में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है बोहेमिया। बोहेमिया है, ये बोहेमिया क्या मतलब, ये भी ऑस्ट्रिया के अधीन था। ये बोहेमिया भी जो था ऑस्ट्रिया का अधीन था। बोहेमिया में बहुसंख्यक जनता चेक प्रजाति की थी। ऑस्ट्रिया बोहेमिया को स्वायत्तता देने की मांग को स्वीकार लिया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया। राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद का उदय देख रखा हुआ है। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्र में क्रांतियां, आंदोलन और नए राष्ट्र का उदय हुआ। जब एक राष्ट्र जब आज़ाद हो गया, जब वो स्वतंत्र हो गया, तो दूसरा राष्ट्र को भी लगने लगा भाई हम लोग को भी आंदोलन करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए, ताकि हम लोग को भी आज़ादी मिल पाए। वही बोल के रखा है। अनेक राष्ट्र में क्रांति हुआ तो सबको लगा कि हमको भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि फ्रांस का भी बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। जब इतना पूरा अपना राजा महाराजा पीछे, राजा जो लुई 16वां था, अपना पैसा पूरा उड़ा रहा मौज करके, लेकिन जनता को पूरा भुखमरी है। जनता लोग जब लुई 16वां की पत्नी से जब खाना मांगा, रोटी मांगा, तो उसकी पत्नी बोलती ब्रेड खा लो, और गुस्सा गया क्योंकि रोटी यहाँ खाने मिल ना रहा है, और उसकी वाइफ बोल रही कि उसकी पत्नी बोल रही है ब्रेड खा लो। तो यही बात है। तो इसके बारे में बहुत लंबा कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद का प्रभाव। एशिया अफ्रीका। एशिया अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास से प्रतिक्रियावादी शक्तियां और निरंकुश शासक का प्रभाव कमजोर कर दिया। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। भारत भी प्रभावित हुआ। चलिए, हमने पूरा अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करवा दिया पहला चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा भाई, यकीन करो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, चलिए उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सब एक एक करके आंसर आप ही सब बता दीजिएगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपको अच्छे से पता है, यूरोप।
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बुर्बो वंश द्वारा। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? आपको अच्छे से पता है, कार्बोनारी, अभी जस्ट बताए हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? आपको भी पता है, ऑस्ट्रिया। काउंट काबर को विक्टर एनेमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपको बताए थे, प्रधानमंत्री। गेरिबाल्टी पैसे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। जालबरीन एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लोक नीति का अवलोकन किसने किया? अच्छे से आपको पता है, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? यूनान। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1854। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। रक्त एवं लोक नीति का संबंध किनसे है? बिस्मार्क। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया। 1871 में वियना विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी। लुईस सोलमा को फांसी कब दी गई? 1793। पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? कौन? जापान। सर्डिया का राजा कौन था? विक्टर एनेमुल। सर्डिया के राजा कौन था? विक्टर एनेमुल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजिनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्टी। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लोसने सम्मेलन। रक्त एवं लोक नीति अवलोकन किसने किया? बिस्मार्क। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? विक्टर एनेमुल। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी। कोसोत का संबंध किस देश से था? हंगरी। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपको अच्छे से पता है किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? उसका गणराज। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871। काउंट काबूर को विक्टर एनेमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। इसे शेर मैसूर भी बोला जाता है क्योंकि मैसूर के बारे में बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंको प्रेशिया। गेरिबाल्टी पैसे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजिनी, गेरिबाल्टी, काउंट काबूर। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। जालबेरिन संबंधित थी व्यापारियों से। जेनेवा संधि कब हुई? 1954। जेनेवा संधि कब हुई? 1954। ये तो हो गया। अब यहाँ से सब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? देखिए कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है। देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है।
आप एक बार इन नोट्स को पढ़ लीजिए, जो हम बता रहे हैं आप एक को देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर समझना, ये टॉपिक पूरा। तो या आप ऐसे बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? देखिए, अब ऊपर जो नोट आपको ऊपर जो थ्योरी पढ़ा है वही यहाँ दिया हुआ है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग सेनापति था। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त दल सदस्य था। मेजनी ने 1871 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। हम जो ऊपर थ्योरी बताए हुए हैं ना, वही थ्योरी बस यहाँ बस उसको जमा करके बस लिख दिया गया है। आप वो थ्योरी देख लीजिए, आप ये सब पूरा क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका जितना ऑब्जेक्टिव था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारा बता दिए। मेटरनिख युग क्या है ना। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। तो ये 1848 फ्रांसीसी क्रांति के कारण ऊपर हम आपको बता दिए थे, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका, वो भी ऊपर थ्योरी बताए थे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा पहला चैप्टर का कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इससे बाहर नहीं आएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं अगले दिन चैप्टर 2 लेकर आएंगे।